एपिसोड की शुरुआत में फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब हाई स्कूल में रियो और मोएम की क्लास को केक बनाने को कहा गया था, लेकिन केक ज्यादा हो गया था तो वो सियोंगो को देने की सोचते हैं। उसके पास जाते हैं तो पहले से उसके पास लड़कियां केक लेकर खड़ी हुई थी। मोएम बोलती है कि आजकल ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, इसके ग्रेड्स और पॉपुलैरिटी दोनों दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन रियो को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसे बिना केक दिए वहाँ से चली जाती है। तब वो उसे देख लेता है। फिर बाद में इंग्लिश पढ़ते टाइम इसके पास आता है, कहता है कि ऐसे चलते चलते पढ़ोगी तो गिर जाओगी। वो कहती है कि गिर जाऊंगी तो मुझे नया वर्ड सीखने को मिलेगा, और वैसे भी मैं पढ़ाई तुम्हारी वजह से कर रही हूँ। उनकी बातों से पता चलता है कि स्विमिंग छोड़ने के बाद रियो ने उसे पढ़ाई करवाने में काफी हेल्प की थी, और इतनी हेल्प की थी कि वो उससे भी आगे निकल गया था। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें बेकार में पढ़ाया, जब तुमने मुझे पढ़ाने को कहा था तो मुझे मना कर देना चाहिए था। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास केक बचा हुआ है। वो कहती है जो तुम्हें केक मिले थे वो कम पड़ गए, मेरे पास नहीं बचा है, मैंने सब खा लिया। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जून के जाने के बाद रियो रात भर रो रही थी। सुबह मिरर में खुद को देखकर कहती है कि मेरी आंखों को क्या हो गया है। फिर फेस मास्क लगाकर फोन चलाने लगती है तो उसमें सियोंगो की भेजी हुई वही मिल्क बॉटल की फोटो देखती है। उसकी एक्सपायरी डेट आज की ही थी। सोचती है कि मैंने तो उससे पहले ही मना कर दिया है। फिर अपनी विंडो खोलती है, तभी सामने से सियोंगो भी विंडो खोलता है और रियो को ऐसे देखकर बहुत डर जाता है। कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ऐसे खिड़की मत खोला करो, तुम कोई भूत हो। तो वो कहती है कि ये विंटर चॉकलेट शीट मास्क है। वो कहता है इसे मुंह पे लगाने से अच्छा खा लिया करो, लग रहा है कि किसी सुअर ने लिपस्टिक लगा दी हो। तो वो गुस्से में उसे मारने के लिए जाने लगती है कि तभी उसकी मॉम उसे खाना खाने के लिए आवाज देती है। तो वो भी चिल्लाता है कि मैं भी आ रहा हूँ। फिर सियोंगो की मॉम को देखते हैं, उनके हस्बैंड ने उन्हें डिवोर्स देने के लिए कहा था, तो वो ये सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वो उनसे कहती है कि अचानक से तुमने ये सब कैसे सोच लिया। वो कहते हैं कि मैं पिछले 20 साल से यही सोच रहा हूँ, ये सब अचानक से नहीं हुआ है, शादी के बाद साथ में रहने से ज्यादा हम दूर रहे हैं। अब वो बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर कहती है कि ठीक है तुम सही कह रहे हो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, और सोने के लिए चली जाती है। वो भी सोचते हैं कि इसने एक बार भी नहीं पूछा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। प्रेजेंट में वो किचन में आते हैं, तब अपनी वाइफ से कहते हैं कि कल तो मुझे कुछ बताने वाली थी ना। वो कहती है कि हाँ, इस बार मेरी पोस्टिंग अफ्रीका में हुई है, मैं ज्यादा टाइम तक वहाँ रुकूंगी, और हाँ, जब डिवोर्स के पेपर्स रेडी हो जाएं तो मुझे बता देना। तब वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन हम सियोंगो को इस बारे में कब बताएंगे। सियोंगो तो वहाँ रियो की फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा था, उनकी मस्ती मजाक चल रही थी। तब वो वहाँ पर उनकी फैमिली फोटो देखता है तो अपसेट हो जाता है, क्योंकि उनकी फैमिली में ये सब नहीं था। वो अपनी फैमिली में ये सब मिस करता था। फिर बाद में रियो एक कुक बुक पढ़ रही थी, तो वो कहता है कि ये तो फ्रेंच में लिखी हुई है, तुम्हें पढ़नी आती है। वो कहती है इसकी पिक्चर्स काफी अच्छी थी इसलिए मैंने खरीद ली, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस पे क्या लिखा है। तब वो उसे पढ़कर सुनाने लगता है, क्योंकि उसे फ्रेंच आती थी, और उसका कोरियन में मतलब भी समझाता है। वो उसकी बातें रिकॉर्ड करती है ताकि बाद में वो रेसिपी ट्राई कर सके, लेकिन रिकॉर्ड करते करते वो सो जाती है। तब वो भी उसके बगल में लेट जाता है। थोड़ी देर बाद उठती है तो देखती है कि सामने सियोंगो सोया हुआ था, उसके गले में रेनबो का निशान बन रहा था। वो उसे टच करने लगती है कि सियोंगो उठ जाता है। ऐसे में दोनों को अजीब फील होता है, तो वो उठकर बैठ जाते हैं। रियो तो सफाई देने लगती है कि तुम्हारे गले पर रेनबो दिखाई दे रहा था, बस इसीलिए मैंने टच किया, और वो भी थोड़ा घबरा जाता है। फिर गर्मी का बहाना करके यहाँ से फटाफट निकल जाता है। नीचे जाकर जैसे दरवाजा खोलने लगता है कि एकदम से मोएम अंदर की तरफ दरवाजा खोल देती है और उसकी चोट लग जाती है। वो कहती है तुम ठीक तो हो ना। फिर उसके लिए आइस पिघलाती है, कहती है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है, रियो के साथ कुछ हुआ क्या। वो कहता है कुछ भी तो नहीं हुआ। वो पूछती है कि कल वो ठीक थी, मुझे पता चला कि जुन चला गया है, और वहाँ वो यही सोच रही थी कि क्या कल मैं बहुत ज्यादा रोई, कहीं सियोंगो को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि उसे मना करके मुझे रिग्रेट हो रहा है। तभी उसने मिल्क बोतल की एक्सपायरी डेट के बारे में कुछ नहीं बोला। यहाँ सियोंगो कहता है कि वो कल कुछ ज्यादा ही रो रही थी, इसलिए मैं उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहता था, उसके दिमाग में वैसे भी बहुत कुछ चल रहा है। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी मोएम डैनो को आता हुआ देखती है, एकदम से घबरा जाती है और पॉलिथीन से अपना फेस छुपाने लगती है। सियोंगो कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन जैसे ही डैनो उनके पास आता है तो वो गिरते पड़ते वहां से भाग जाती है। तब सियोंगो डैनो को देखकर उसे बैठने को बोलता है। नेक्स्ट जब वो अपने ऑफिस में था तो उसे मिल्क बॉटल को देख रहा था। वहाँ रियो भी उसकी एक्सपायरी डेट ही देख रही थी, यही सोच रही थी कि आज लास्ट डेट है। दोनों के दिमाग में एक ही बातें चल रही थी, एक दूसरे को कॉल करने की सोचते भी हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते। ऐसा करते करते दिन भी खत्म हो गया था, 12 बज गए थे, तो दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अगले दिन ऑफिस में दिखाया जाता है कि सियोंगो को एक नया प्रोजेक्ट मिला था। एक फेमस पियानिस्ट अपने होम टाउन में एक बुक स्टोर बनाना चाहती थी। सियोंगो इसके लिए काफी आइडियाज देता है और फिर वो उसकी होम टाउन जाने का डिसाइड करते हैं। तब सियोंगो को उसकी मॉम का कॉल आता है, वो उसे रात को फैमिली डिनर के लिए बुलाती है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि लास्ट टाइम पता नहीं कब उन्होंने ऐसे साथ में डिनर किया था। वहाँ घर पर रियो उसी बुक से खाना बनाने का ट्राई कर रही थी। तभी उसकी मॉम डैड आ जाते हैं। उसकी मॉम तो कहती है कि खुशबू काफी अच्छी आ रही है, क्या बना रही हो। लेकिन डैड को उसका खाना बनाना अच्छा नहीं लगता। कहते हैं कि क्या तुम सच में यही काम करना चाहती हो। वो कहती है हाँ, मैं जितना ज्यादा खाना बनाती हूँ मुझे इसमें उतना मजा आता है। तो वो कहते हैं कि मैं अभी भी नहीं चाहता कि तुम ये काम करो, हेल्दी पर्सन के लिए ये बहुत हार्ड है, तो तुम ये सब कैसे मैनेज करोगी। वो कहती है आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ कर लूंगी, अच्छा खाना खाऊंगी, एक्सरसाइज करूंगी, अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। तब वो उसका बनाया हुआ खाना टेस्ट करते हैं जो उन्हें काफी पसंद आता है। दूसरी तरफ डैन हो अपनी बेटी को किंडरगार्टन से लेकर आ रहा था। अब उसकी बेबी सिटर को तो प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वो नहीं आ पा रही थी।
तब वो अपनी बेटी का मायूस फेस देखकर पूछता है कि कुछ हुआ। वो बताती है कि एक लड़की ने मुझसे कहा कि मेरी मॉम नहीं है। मैंने कहा कि फैमिली में मॉम डैड नहीं होते, ये बस सोसाइटी की बनाई हुई आइडियोलॉजी है कि एक फैमिली में मॉम डैड होना जरूरी है। फिर मेड के बारे में पूछती है कि वो कब आ रही है। तब मोयम की मॉम भी वहीं से गुजर रही थी। वो उनकी बातें सुन लेती है, इसलिए वो उसे अपने ऑफिस ले आती हैं। फिर जब मोयम उनसे मिलने आती है तो वहाँ पर डैनो को देखकर चौंक जाती है। उसकी मॉम कहती है कि अच्छा हो तो आ गई, मैं यंजू को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जा रही हूँ, तो तुम यहाँ पर मेरे ऑफिस को देख लेना। मोयम कहती है कि मैं लेकर जाऊंगी और डैनो भी कहने लगता है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे खिलाने ले जाता हूँ। लेकिन वो मना करती है, कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है और पड़ोसी तो एक दूसरे की हेल्प के लिए ही होता है ना। फिर चली जाती है। उनकी जाने के बाद इन दोनों के लिए सिचुएशन थोड़ा ऑकवर्ड हो गई थी। मोयम तो बहुत ही एम्बेरस हो रही थी उस दिन की हरकत के लिए, लेकिन फिर भी कह देती है कि मुझे माफ करना, उस दिन मुझसे जो कुछ भी हुआ बस गलती से हो गया। एक तो रियो की प्रॉब्लम थी, फिर ऊपर से तुम्हारी स्टोरी सुनी तो मैं इमोशंस में बह गई। वो कहता है मुझे भी माफ करना, वो चाहे जैसे भी हुआ वो, पर मुझे भी खुद को रोकना चाहिए था। तब वो कहती है कि ठीक है, फिर हम दोनों को अपनी अपनी गलती मान लेनी चाहिए। इतने में मोयम की मॉम और यंजू आ जाते हैं। बातें करने के बाद तो मोयम को बहुत गर्मी लग रही थी, तो उसकी मॉम कहती है कि एसी तो ऑन है, तो इतनी गर्मी क्यों हो रही है। अब उन्हें क्या पता कि गर्मी क्यों लग रही है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सियोंग को अपने पेरेंट्स के साथ डिनर पर आया हुआ था। अपने मॉम डैड को साथ देकर वो बहुत ज्यादा खुश था। तो उसकी मॉम बताती है कि मुझे फिर से अपॉइंट कर लिया गया है, इस बार मैं अफ्रीका जा रही हूँ, थोड़ा लंबे टाइम तक रुकूंगी। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं और डैड आपसे मिलने आ जाया करेंगे। तब उसके डैड बता देते हैं कि हम लोग डिवोर्स ले रहे हैं। ये सुनकर तो उसे बहुत बड़ा झटका मिलता है। वो कहते हैं कि हमारी शादी पहले से ही फेल हो गई है, साथ में रहने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम डिवोर्स ले लेंगे। उसकी मॉम कहती है कि मैं बस तुमसे माफी मांग सकती हूँ, शायद तुम हमें समझोगे। लेकिन सियोंगो का दिल तो बहुत बुरी तरह टूट गया था, पर फिर भी कहता है कि ये तो आपकी लाइफ है, आपको जो सही लगे आप वो करो, मेरी चिंता मत करो। फिर अर्जेंट काम का बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। वो इतना ज्यादा हर्ट होता है कि ड्रिंक करने लगता है। याद करता है कि जब वो 6 साल का था तो उसकी मॉम ऐसे ही काम की वजह से अफ्रीका जा रही थी। तब उसके डैड उन पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हें मेरे और अपने बेटे की कोई चिंता नहीं है, फैमिली की कोई पड़ी नहीं है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें भी मेरे करियर से कोई मतलब नहीं है और तुम फैमिली की बात तो मत ही करो, हर वक्त बस हॉस्पिटल में रहते हो। जब मैं और सियोंगो फ्रांस में थे तब तुम हमसे सिर्फ एक बार मिलने आए थे। कि तभी उन्हें वाइस मिनिस्टर का कॉल आता है, तो वो उन्हें बाद में बात करने का कहकर कॉल कट कर देती है। वो हमेशा उनके साथ ही जाया करती थी, इसलिए उनके हस्बैंड को उन पर शक रहता था। कहते हैं कि क्या तुम काम के लिए बाहर जाती हो या फिर कोई और रीजन है। बातों बातों में उनकी बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो चिल्लाते हुए कहने लगती है कि मैं तो परेशान हो गई हूँ, तुम चाहते हो कि मैं घर में बैठी रहूं, बच्चे को पढ़ाऊं, उसे होमवर्क करवाऊं। अगर तुम्हें ऐसे ही चाहिए था तो तुम्हें वैसे ही लड़की से शादी करनी चाहिए थी जो ये सब करे। गुस्से में वो ये तक बोल देती है कि मुझे तो शायद तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, मुझे बेटा पैदा ही नहीं करना चाहिए था, अगर वो नहीं होता तो ये सब नहीं होता। मैं तो यहाँ पर काम करके फंस गई हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ लेकिन मैं बस उसकी माँ बनकर नहीं रह सकती। तब ये सब सुनाने के बाद वो जाने लगती है। तब बाहर सियोंगो खड़ा हुआ था, उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। ये सब याद करके वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है कि हद से ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। दूसरी तरफ रियो को सियोंगो का कॉल आता है। सोचती है कि मुझे कॉल क्यों कर रहा है, पर असल में बार की ओनर ने उसे कॉल किया था। रियो जब वहाँ पहुंचती तो देखती है कि सियोंगो तो नशे में वहीं पर सो गया था। ओनर बताती है कि मैंने इसे बहुत उठाया लेकिन उठा नहीं, तो मैंने इसके फोन से स्पीड डायल पर फर्स्ट नंबर प्रेस किया तो तुम्हें लग गया। तब रियो उसका पेमेंट वगैरह करती है और किसी तरह से वहां से उठाकर ले आती है, एक बेंच पर बिठा देती है, उसे उठाने की कोशिश करती है। कहती है कि क्या तुम्हें यहीं पर सोना है, घर नहीं जाना। वो कहता है मुझे घर नहीं जाना। बताता है कि आज मैं मॉम डैड के साथ डिनर पर गया था, ग्रेजुएशन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। तुम्हारी फैमिली तो हमेशा साथ में डिनर करती है लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। मैं जब भी तुम्हारे घर आता हूँ तुम्हारी फैमिली फोटो को देखकर मुझे जलन होती है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। और फिर ये कहते कहते रोने लगता है कि मेरे मॉम डैड डिवोर्स ले रहे हैं। ये सुनकर तो वो भी चौंक जाती है। वो कहता है कि मॉम डैड बचपन से ही झगड़ा करते थे और मुझे डर लगा रहता था कि न जाने कब वो डिवोर्स ले रहे हैं। मैं आज इतना बड़ा हो गया हूँ लेकिन आज भी मुझे डर लग रहा है। मुझे पता है कि उनकी अपनी लाइफ है, अलग होने की अपनी वजह है, पर उन्हें साथ में रहना चाहिए। बोलते बोलते वो रोने लगता है तो रियो उसे कंसोल करती है। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने ऑफिस में ही था। रियो उसे उसके ऑफिस लेकर आई थी। फिर उसे पानी देने के लिए फ्रिज खोलती है तो उसमें वही बोतल रखी हुई थी। सियोंगो से कहती है कि एक्सपायर हो गई है तो तुमने इसे फेंका क्यों नहीं। वो जल्दी से आकर फ्रिज बंद करके कहता है कि मैं बस फेंकने वाला था और कल नशे में मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। वो कहती है तुमने बहुत कुछ गलत किया था। वो चौंक जाता है कि मैंने क्या किया। तो वो कहती है कि तुम अपने मॉम डैड से बात करो, उन्हें बताओ कि तुम क्या फील करते हो, बचपन की जैसे रोना बंद करो, उनसे बात करना क्या इतना मुश्किल है। लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, मैं चलता हूँ। अगले दिन सियोंगो के मॉम डैड फैमिली कोर्ट जाते हैं, लेकिन डिवोर्स फाइनल करने के लिए उन्हें 1 महीने का वेटिंग पीरियड मिला था। तभी बारिश होने लगती है तो सियोंगो के डैड अम्ब्रेला निकालते हैं। कहते हैं कि हमारी शादी के रजिस्ट्रेशन वाले दिन भी ऐसी बारिश हुई थी, लेकिन पता नहीं हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए, लोगों को लगा था कि हम बहुत खुश रहेंगे। उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम इसके लिए मुझे ब्लेम कर रहे हो। वो कहते हैं नहीं, मैं खुद को ब्लेम कर रहा हूँ। फिर उन्हें छाता पकड़ा कर वहाँ से चले जाते हैं। तब सियोंगो की मॉम अपने जाने के बारे में बताने के लिए रियो की मॉम से मिलने के लिए आती है। रियो उनकी बातें सुन लेती है। रियो की मॉम भी इस बारे में अपनी बाकी फ्रेंड्स को बताने के लिए कॉल करने लगती है, पर वो उन्हें रोकती है कि उन्हें मत बताओ, कुछ टाइम में मैं वापस आ जाऊंगी।
फिर उन्हें बाय करके जाने लगती है। तो रियो उन्हें रोकती है। रियो को देखकर वो खुश होती है, कहती है कि तुमने हमेशा से स्योंगो का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, आगे भी उसका अच्छे से ध्यान रखना। तब रियो उनसे कहती है कि स्योंगो बहुत ज़्यादा हर्ट है, वो बचपन से ही आपके आने का वेट कर रहा है, वो अपनी फीलिंग्स किसी को भी नहीं बताता। तो वो कहती है कि ये सब बताने के लिए तुम्हारा थैंक्स, और चली जाती है। नेक्स्ट मोएम को दिखाया जाता है, वो रेस्क्यू के लिए एक बीच पर आई हुई थी। वहाँ पर एक एक करके सब लोग बीमार पड़ने लगते हैं। वो परेशान हो जाती है कि अभी क्या करूँ, उन्हें कैसे बचाऊँ। कि तभी एंट्री होती है सुपर हीरो की, जो कि डैनो था। वो दोनों मिलकर सब लोगों को बचाते हैं। और फिर मोएम उसे किस करने वाली होती है कि उसकी नींद खुल जाती है। वो बस एक सपना देख रही थी। उसे तो खुद पर शर्म आती है कि मैं ये सब क्या कर रही हूँ, मैं पागल हो गई हूँ। फिर जल्दी से नीचे आती है तो घर पर यंजू आई हुई थी, क्योंकि मोएम की मॉम ने डैनो से कह दिया था कि जब तक उन्हें नहीं मिल जाती तब तक वो उसका ध्यान रखेंगे। इसलिए वो तीनों सोने जाते हैं। वहाँ पर मोएम की मॉम को अपनी फ्रेंड दिखती है तो वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। यंजू भी पास में एक मॉम और उसकी बेटी को देखती है। मोएम से नोटिस करती है और उसके लिए भी वैसा ही टॉवल हेड बनाती है। लेकिन योंजू कहती है कि मैं ये नहीं देख रही थी, मैं इसलिए उसे देख रही थी क्योंकि मुझे उससे जलन हो रही थी। उसके पास मॉम है लेकिन मेरे पास नहीं है। तो वो कहती है किसने कहा, तुम्हारे फेस में तुम्हारी मॉम और डैड दोनों हैं, और इस ट्रिप पर सब लोग चाहते हैं। तुम्हारी मॉम थोड़ा जल्दी चली गई और मेरे डैड भी जल्दी चले गए थे। बदले में उन्होंने मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स दिए ताकि मुझे कभी अकेला ना लगे। और हो सकता है कि तुम्हारी मॉम और मेरे डैड उस ट्रिप पर मिले होंगे, शायद उस दिन भी उन्होंने ही हमें मिलाया हो ताकि हम फ्रेंड्स बन जाए। तो अब से हम साथ में खूब मजे करेंगे। ये सुनकर यंजू खुश हो जाती है, कहते हैं कि हाँ अब हम खूब मजे करेंगे। अब रात में स्योंगो घर वापस आया था कुछ कपड़े लेने। जब वो जाने लगता है तो उसकी मॉम कहती है कि मैं कल ही जा रही हूँ, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता। ये बोलता है कि ठीक है सेफली जाना। वो कहती है मैं तुम्हें कॉल और मैसेज करती रहूंगी, तुम्हारा बर्थडे भी आने वाला है। तो वो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं बचपन से ये सब सुनना चाहता था, तब मैं आपका वेट करता था, मुझे तब आपकी जरूरत थी लेकिन अब नहीं है। और फिर चला जाता है। लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा सैड था और उसके डैड भी अपसेट थे। फिर सुबह होते ही वो अपना सामान लेकर निकल जाती है। स्योंगो ऑफिस में ही रह रहा था। सुबह शावर लेने के बाद बाहर आता है तो रियो को देखकर चौंक जाता है। पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्यों नहाए, रात भर घर से बाहर थे। वो कहता है मैं काम की वजह से बिजी था, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है मैं तुम्हें कुछ देने आई हूँ। फिर उसकी फैमिली फोटो देती है। फोटो देखकर वो याद करता है कि बचपन में जब उसकी और रियो की फैमिली साथ में खाना खा रही थी तो ये फोटो तब ली गई थी। रियो कहती है कि मैं अपने रूम की सफाई कर रही थी तो मुझे ही मिल गई। तो अब तो तुम्हारे पास भी फैमिली फोटो है ना, तो तुम सच में अपनी मॉम से मिलने के लिए जाना नहीं चाहते हो। तुम्हें पता है उनकी फ्लाइट कब की है। लेकिन उसे नहीं पता था। वो अपने डैड से पूछने के लिए उन्हें कॉल करने लगता है कि उनका ही कॉल आ जाता है और उन्हें पता चलता है कि वो अभी पुलिस स्टेशन में थे। ये दोनों भी फटाफट से वहाँ पहुँचते हैं। पुलिस को एयरपोर्ट से स्योंगो की मॉम का सूटकेस मिला था, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं था। तब स्योंगो उन्हें कॉल करता है पर फोन तो बैग में ही था। इससे तो उन्हें टेंशन हो जाती है कि अपना बैग और फोन छोड़कर वो कहाँ चली गई, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। अब उनके सारे कॉन्टेक्ट तो फोन में थे। तो पता करने के लिए वो बैग खोलने लगते हैं। पहले उनका बर्थडे डेट ट्राई करता है, बहुत कुछ ट्राई करता है लेकिन खुलता नहीं। तो उसके डैड एक नंबर ट्राई करते हैं, इससे वो खुल जाता है। ये पूछते हैं कि नंबर क्या है। स्योंगो बताता है कि ये मॉम डैड की एनिवर्सरी का दिन है। उसके डैड तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि उनकी शादी का दिन उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके डैड उनके फोन से वाइस मिनिस्टर को कॉल करते हैं और उन्हें भी सब कुछ बता देते हैं। कहते हैं कि मेरी वाइफ आज नई पोस्ट के लिए निकलने वाली थी, लेकिन मुझे उसकी फ्लाइट का नहीं पता है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या वो एयरपोर्ट पहुंच गई है। वो सरप्राइज होते ही कहते हैं कि कौन सी नई पोस्ट, तुम्हें नहीं पता कि वो तो रिटायर हो गई है। और हम देखते हैं कि उस दिन वाइस मिनिस्टर उन्हें उनके रिटायरमेंट पर ही वो बुके दे रहे थे, लेकिन वो बार बार कहती है कि मैं रिटायर कहाँ हुई, मुझे तो दोबारा से साइन कर लिया गया है। वो बताते हैं कि मैंने उसे बताया था कि वो रिटायर हो रही है और उसने भी एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन बाद में उसने ऐसा किया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, उसे कुछ भी याद नहीं था। वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ हो सकती है। दूसरी तरफ स्योंगो की मॉम के फ्रेंड्स बहुत रो रहे थे कि वो हमें बिना गुड बाय कहे ऐसे कैसे चली गई। तभी स्योंगो और रियो उनके पास आते और पूछते कि क्या आपको पता है कि वो कहाँ गई है, जबकि वो अभी मंदिर गई थी, वो चीजें भूलने लगी थी। उस दिन वॉशिंग मशीन में भी चम्मच वो भूल गई थी। वो मैगजीन भी उस दिन उन्होंने रियो की मॉम के बैग में रखा था पर उन्हें याद नहीं था। यहाँ तक कि अभी भी वो फोन की जगह रिमोट लेकर आ गई थी। फिर अचानक से उन्हें अपने सूटकेस का ध्यान आता है कि मेरा सूटकेस कहाँ गया। उन्हें तो ये तक नहीं पता चला कि वो मंदिर में कैसे आ गई। वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है, बेचैन होने लगती है और चलते चलते जंगल में पहुंच जाती है। अचानक से उनका पैर फिसल जाता है और वो नीचे की तरफ गिर जाती है। वहीं रियो, स्योंगो और उसके डैड भी उन्हें ढूंढते भी यहाँ पहुंच जाते हैं, क्योंकि वाइस मिनिस्टर ने उन्हें बताया था कि वो पहाड़ों में जाने की बात कर रही थी और उनके फ्रेंड्स ने भी यही के बारे में बताया था। वहाँ की एक लेडी से उन्हें पता चलता है कि कुछ टाइम पहले वो यहीं पर आई हुई थी। तब वहाँ पर एक विश प्लेट को देखकर स्योंगो कहता है कि यह मॉम ने लिखा है। ये वही था जब उसकी मॉम ने फ्रेंच में कुछ लिखा था। इसमें लिखा था कि प्लीज मुझे मेरे बेटे और हस्बैंड को मत भूलने देना, यानी कि उन्हें अपनी भूलने की बीमारी का पहले से पता था। फिर उन्हें ढूंढते ढूंढते वो भी जंगल में आ जाते हैं। तब स्योंगो को वहाँ अपनी मॉम का शूज दिखता है। वो उसे पहचान जाता है क्योंकि घर से निकलने से पहले उसने शूज देखे थे। उसे चिंता होने लगती है कि कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। अब नीचे की तरफ खाई थी तो स्योंगो कहता है कि मैं जाऊंगा, पर उसके डैड कहते हैं कि मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे ऐसी सिचुएशन हैंडल करना आता है, तुम दूसरी तरफ से आ जाओ, और प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम को वापस लेकर आऊंगा। वहाँ पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो जाती है। स्योंगो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था, बेचैन हो रहा था, इसलिए वो बार बार गिर रहा था। तो रियो उसे संभालती है।
वहाँ सियोंगो के डैड उन्हें बेहोश पड़ा हुआ देख लेते हैं, उनके पास जाते हैं, उन्हें उठाते हैं। इतने ऊपर से गिरने की वजह से सियोंगो की मॉम के पैर में चोट लगी थी, इसलिए वो उठ भी नहीं पा रही थी। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों आई, तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम्हें असाइन कर दिया गया है। तो वो कहते हैं कि मैंने अपने प्राइड के लिए तुमसे झूठ कहा था, मैंने चाहती थी कि तुम मुझे छोड़ दो। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें क्यों छोड़ता, मुझे पता है कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि सच नहीं है, मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के बाद दोनों गले लगकर रोने लगते हैं कि इतने में सियोंगो और रियो भी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाते हैं। तब सियोंगो को देखकर उसकी मॉम कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें डरा दिया। लेकिन सियोंगो फाइनली अपने दिल की भड़ास उन पर निकालता है, कहता है कि आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, आप लोगों ने मुझसे बिना पूछे डिवोर्स लेने का डिसाइड कर लिया, आप मुझे छोड़कर जा रहे थे, आप लोगों को इससे फर्क क्यों नहीं पड़ता कि मुझे क्या फील होता है। मैं हर क्रिसमस पर सेंटा से भीख मांगता था कि मैं नहीं रहूंगा, अच्छे से रहूंगा, बस मेरी मॉम मुझे वापस कर दो। एक अच्छा बेटा बनने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, मैं दूसरे बच्चों की तरह अपने मॉम डैड के साथ खाना खाना चाहता था, रहना चाहता था। वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है तो उसके डैड उससे माफी मांगते हैं। उसकी मॉम भी कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे लगा था कि तुम मुझसे नफरत करते हो, क्योंकि बचपन में उसने उनकी लाइन सुन ली थी, फिर गुस्से में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया था। लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसके सोने के बाद उससे माफी भी मांगती है और अभी भी वो उससे माफी मांगती है कि मैंने बहुत सारी गलतियां की है, तुम हमेशा रियो की मॉम के साथ कंफर्टेबल रहते थे। वो कहता है कि हाँ ये सच है, लेकिन फिर भी मुझे आपकी कमी महसूस होती थी, मैं आपको मिस करता था। तो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। बाद में सियोंगो के डैड उसकी मॉम को अपनी पीठ पर ले जा रहे थे। सियोंगो उनकी हेल्प करने को बोलता है, लेकिन रियो से रोकती है, कहती है कि उन्हें साथ में रहने दो। फिर जब वो घर आते हैं तो उनकी फ्रेंड्स उनका ही वेट कर रही थी, उन्हें देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है, उन्हें गले लगाने का कहती है, लेकिन वो तो नहाने का कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर अंदर उनके हस्बैंड उनकी चोट को देखकर कहते हैं कि कल तुम्हें हॉस्पिटल चलना होगा, तुम्हें MRI भी करवाना होगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी कंडीशन के बारे में पता है, लेकिन तुम टेंशन मत लेना, डरना मत, कुछ भी होगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और वहाँ सियोंगो और रियो विंडो से बातें कर रहे थे। सियोंगो बताता है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, 2 हफ्ते बाद आऊंगा। वो कहती है इतने लंबे बिजनेस ट्रिप पर कौन जाता है। तब वो कहता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, अगर तुम बोर हो गई तो मेरे साथ चलो। लेकिन वो कहती है नहीं, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होंगी। अब अगले दिन वो अपने बिजनेस ट्रिप के लिए आ गया था और वहाँ रियो भी पहले कुकिंग क्लास में बिजी रहती है, फिर घर आ जाती है, लेकिन घर पर आकर वो बहुत बोर होने लगती है। उसके पास कुछ काम नहीं था, वो प्लेग्राउंड जाती है, दिन भर इधर उधर भटकती रहती है। नेक्स्ट डे जब वो सियोंगो की रेसिपी वाली रिकॉर्डिंग को सुनकर रेसिपी नोट कर रही थी, तब लास्ट में उसने फ्रेंच में कुछ और रिकॉर्ड किया था, तो वो उसे कोरियन में ट्रांसलेट करती है। तब उस दिन रियो के सो जाने के बाद उसने कहा था कि आज वो मिल्क एक्सपायर होने वाला है, लेकिन मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी भी एक्सपायर नहीं होगी, ना आज, ना कल और ना ही उसके बाद कभी। ये सुनकर वो फटाफट से मोएम के पास जाती है, उसी कार की चाबी लेकर सियोंगो से मिलने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे कॉल भी करती है, लेकिन वो उठाता नहीं, तो म्योंग से उसका पता लेकर वहाँ पहुंच जाती है। तब उसे ऐसे अचानक से अपने सामने देखकर सियोंगो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कुछ बोले उससे पहले ही वो कहती है कि तुम अपना फोन क्यों उठा रहे हो। वो बताता है कि मेरा फोन साइलेंट पर था, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं बोर हो रही थी, तुमने कहा था ना कि बोर होंगी तो यहाँ आ सकती हूँ। वो हंसता है, कहता है कि तुम बोर हो रही थी। वो कहती है हाँ, तुम्हारे बिना टाइम नहीं कट रहा था, तुम्हारे बिना कॉमिक्स का मजा भी नहीं आ रहा था, तुम्हारे बिना सब कुछ बहुत ज्यादा खाली खाली लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं बिना सोया सॉस के डम्पलिंग्स खा रही हूँ। लग रहा था कि बात हाउस जाने के बाद बनाना मिल्क ही नहीं पिया। तो सोच रही थी कि क्या तुम मेरे साथ बनाना मिल्क पीने जाना चाहते हो। तो वो तो हंसने लगता है, कहता है कि तुम ऐसी सिचुएशन में भी खाने के बारे में पूछ रही हो। वो भी हंसने लगती है। तो सियोंगो उसके क्लोज जाता है और उसे किस कर देता है। वो कहते हैं कि शायद अब मुझे बनाना मिल्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।